सीवीटी 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के डिफरेंट कोर्सेज में आप अगर पीजी परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है ये वीडियो काफी ज्यादा आवश्यक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं विगत आपके जो अपकमिंग 60 डेज है उसको कैसे आप सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट फ्रूटफुल बना सकते हैं और क्या आपकी आखिरी 60 दिन की रोड मैप होनी चाहिए जिसके मदद से जो है आप सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए जो है क्रैक कर सकते हैं। इसी पर आधारित होकर मुख्य रूप से एक एक पॉइंट बात करेंगे, किन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है और किन पॉइंट्स को आपको जो है नेग्लेक्ट करना है, इन सारे चीजों पर जो है मुख्य रूप से बातें करूंगा। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड किया और हाल में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी एग्रोनॉमी परस्यू कर रहा हूं, तो इसलिए विगत अपनी कई सालों के एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या गलतियां बच्चे आखिरी के 60 दिन में करते हैं और क्या गलतियां उन्हें अवॉइड करनी चाहिए ताकि वो अपने लास्ट के 60 डेज को मोस्ट प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने एग्जामिनेशंस में बेहतर मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर की, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स का आपको खास करके ध्यान में रखना होगा। जो भी स्टूडेंट्स इस बार सीवीटी 2025 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस में अगर परस्यू करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का खास करके ध्यान में रखना होगा। आपकी एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको क्या सिलेबस फॉलो करना है, आपके क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशंस में आते हैं और आप कैसे टाइम मैनेजमेंट पोस्ट एग्जाम और ड्यूरिंग योर एग्जाम प्रिपरेशन और आपके ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। साथ में आपके लिए लिमिटेड और कंसाइज्ड प्रिसाइज रिसोर्सेज क्या हो सकता है जहां से आपकी एक बेहतर तैयारी कम टाइम लिमिट के अंदर जो है हो सकती है और साथ में रिवीजन के कुछ टिप्स के बारे में भी हम लोग बातें करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास बात है कि आप कैसे बेहतर मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स को लगा सकते हैं ताकि आपको एक एग्जाम्स का ब्रीफ आइडिया पहले से मिल जाए। इन सारे चीजों पर जो है डिटेल में बातें करेंगे, एक एक पॉइंट और एक एक एस्पेक्ट को देखते जाइएगा। आपकी सारी क्वेरीज और आपकी सारी दुविधाओं पर जो है विराम लग जाएगा इस वीडियो के आखिरी में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। सीवीटी 2025 में बदलते पैटर्न के हिसाब से हम लोग समझेंगे कि जैसे आप देख रहे हो ऑलरेडी फॉर्म्स ओपन हो चुकी है और सीवीटी 2024 की अपेक्षा 2025 में कुछ बड़े बदलाव किए गए। उन्हीं बदलाव पे पहले आपको एक एक करके पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहले आपके एग्जामिनेशंस जो है सीबीटी मोड अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। दूसरी चीज आपकी बाइलिंगुअल एग्जामिनेशंस होगी। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें जैसे लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स उसमें पार्टिकुलरली आपकी एग्जाम आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में होना है। उसके बाद आपकी जो एग्रीकल्चर की क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके बाइलिंगुअल होंगे। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपके पास 4 सब्जेक्ट पेपर मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट पेपर चूज कर सकते हैं। यदि एग्रीकल्चर एलाइड कई कोर्सेज में आप अगर पीजी परस्यू करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट कोड को आप चूज कर पाओगे और हर सब्जेक्ट कोड में आपके पास 75 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपकी एग्जाम और कोर्स सब्जेक्ट पर आधारित रहने वाला है। इसके बाद आपके सही क्वेश्चन करने पे 4 नंबर मिलेगा, गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वहीं पर अगर अनअटेम्प्ट छोड़ने पे आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए यहां पे तो आपके एग्जाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का होना है और सबसे खास बात कि आपके पास जो 75 के 75 क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंपलसरी होंगे, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और आपके एग्जामिनेशन जो है 13 मार्च से लेकर आपकी जो है 31 मार्च के अंदर जो है आपका होना है। तो आज अगर देखा जाए तो आज के बाद से आपके पास हार्डली जो है 60 डेज बच गए। इन 60 डेज को एग्जाम पैटर्न आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब जब बात करेंगे यहां पे डिफरेंट सब्जेक्ट कोड का, क्योंकि आपको मैं बता दूं एग्रीकल्चर अगर आप पढ़े हैं या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप सभी के लिए जो है मल्टीपल सब्जेक्ट्स है जिन पे आप यहां पे चूज कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर साइंसेस तो आपको इन सब्जेक्ट कोड पे खास करके ध्यान में रखना होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट कोड से ही आपके लिए सिलेबस भी आपको पता चलेगा और आपका सब्जेक्ट कोड के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यूनिवर्सिटीज भी आपको आइडिया लग सकता है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट कोड जिसके लिए एमएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए बता दें एग्रीकल्चर साइंसेस पे आपको कई सारी यूनिवर्सिटीज जहां पे एडमिशन ली जा रही है एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स के लिए, तो वहीं पर अगर बच्चा कोई एमएससी एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है
यहाँ पे अलग सब्जेक्ट कोड का चुनाव करना पड़ेगा। वहीं पर अगर कोई बच्चा हॉर्टिकल्चर से करना चाहता है तो उसके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जहां पर आपके लिए सब्जेक्ट कोड बदल जा रहा है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट कोड्स की अपनी इंडिविजुअल सिलेबस भी है, जिसपे आपको डिटेल वीडियो जो है कुछ सिलेबस पे ऑलरेडी आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जो है कंसल्ट कर सकते हैं फॉर डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस सिलेबस। उसके अलावा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी कोई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट कोड बदल जाएगा। उसके बाद अगर इन्वायरमेंटल साइंस से करना चाहता है कोई बंदा तो उसके लिए SCQP11 आपका कोड हो जाएगा। सॉइल साइंस एंड सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए आपका जो है सब्जेक्ट कोड बदल जाएगी, SCQP26 हो जाएगा। तो वहीं पर अगर कोई स्टूडेंट्स एनिमल साइंस या पोल्ट्री से परस्यू करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो है SCQP30 आपका कोर्स हो जाएगा, कोड हो जाएगा। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों के लिए SCQP12 आपका कोड हो जाएगा। तो वहीं पर जो बच्चे MBA करना चाहते हैं, यहां पर दो तरह के MBA का ऑप्शन है। आप एक तो जनरल पेपर MBA देने के लिए COQP12 सब्जेक्ट कोड सेलेक्ट कर सकते हो। तो वहीं पर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से जो लोग MBA करना चाहते हैं उनके लिए सब्जेक्ट कोड जो है COQP01 हो जाएगा। तो वहीं पर अगला अगर देखा जाए डेयरी टेक्नोलॉजी से जो बच्चे MSc या MTech परस्यू करना चाहते हैं उन सभी के लिए MTQP03 आपका सब्जेक्ट कोड हो जाएगा। तो वहीं पर फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के लिए जो आपका यहाँ पे MTQP06, ये दोनों जो है ये दोनों कोर्सेस आपके एमटेक के लिए, जो बच्चे बीटेक के बाद एमटेक परस्यू करना चाहते हैं उन सभी के लिए खास करके ये दो कोर्सेस जो है आपको सेलेक्ट करने होंगे। डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो इन पर्टिकुलर कोर्सेस पे आपका एमटेक के कोर्स को परस्यू कर सकती है। तो यहां पर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ कोर्सेस है। हालांकि एक कैंडिडेट जो है मैक्सिमम यहां पे 4 सब्जेक्ट कोड का चुनाव कर सकता है। तो आप इन सब्जेक्ट कोड के लिए एलिजिबल है। इन रेस्पेक्टिव कॉलेज जो आपके कोर्स है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे दूसरी पॉइंट की, यहां पे जैसे पीजी एग्रीकल्चर की पार्टिकुलरली बात करें, SCQP01 पे जो हम लोग विशेष रूप से बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपके 2022, 2023 और 2024 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख रहे थे, यहां पर आपकी मोटा मोटी 10 अलग अलग यूनिट को जो है हमने यहां पे बाइफर्केट किया है। और सारे क्वेश्चंस को अगर देखने के बाद अगर हम यहां पे 5 सब्जेक्ट या 5 टॉपिक आपके लिए सजेस्ट करें जहां से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 75 क्वेश्चंस की जो मेजर या कह लीजिए 60 to 70% क्वेश्चन जिनसे पूछे जा रहे हैं, वो 4-5 टॉपिक आप लोगों के लिए चिन्हित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। और इन 60 दिन में जो आप जो लिमिटेड इन सिलेबस को अगर बेहतर कमांड कर लिए तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। और मैं कह रहा हूं कि ये 60 से 70% क्वेश्चंस जो आपके एग्रोनॉमी हो गया। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें यहां पे तो आपका जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें आपकी प्लांट साइंस का पोर्शन आता है। तीसरी जो अगर हम बात करें यहां पे हॉर्टिकल्चर से आपके सवाल पूछे जाते हैं। और चौथा अगर देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके यहां पे माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपके एक मेजर 4 सब्जेक्ट ये हो जाएंगे जहां से आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर को आप जो है अलग से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर एक आपका एक ब्रॉडर सब्जेक्ट पेरिफेरी है इसकी, लेकिन वहां से आपके 2-4-5 क्वेश्चंस जो है हर साल पूछे जाते हैं। तो इन चारों के अलावा अगर आप जनरल एग्रीकल्चर को बेहतर रूप से कमांड कर लेते हो तो देख सकते हो आप 10, 12, 14 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज, 14-15 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस, यानी कि 22, ठीक है, 14 और 8 22 हो गया, 22 और 10 32, 32 7 37 मतलब 40 से 45 क्वेश्चन का जुगाड़ जो है आपका यहां से हो सकता है अगर आप देख रहे हो तो। और ये हमने आपकी 2022, 2023 और 2024 के बाइफर्केट किया, क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज किया है, तब जाके ये चीजें क्लियर में हो पाई है। अब इन चैप्टर्स के आधार पर अगर देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन टाइप पर लेकर क्वेश्चन स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आप लोगों को जैसे नॉर्मल ट्रेंड अगर देखोगे सीयूईटी की या फिर जो प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जामिनेशन होती रही है यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर नॉर्मल आपके एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन जब हम ये अपडेटेड पैटर्न में सीयूईटी पीजी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके जो है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं, 5 टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, 5 टाइप्स। ठीक है, इसमें सबसे पहला रहता है आपका यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें आपका सिंपल जो है एक क्वेश्चन रहता है, 4 इसके ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना होता है। दूसरा जो क्वेश्चन टाइप है वो है आपका एसर्शन और रीजनिंग। देखो एसर्शन और रीजनिंग जो है ये आज के पैटर्न में अगर देखेंगे तो आजकल आपको एग्जाम्स में ज्यादातर जो है इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, एसर्शन एंड रीजनिंग, जिसमें इसको हम लोग कथन और कारक वाले जो सवाल रहते हैं वो आपके आजकल ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। तो तीसरा जो टाइप है वो है आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें कई सारे अलग अलग मल्टीपल स्टेटमेंट रहते हैं, या फिर इसमें जो है आपका 2 और 4, कभी कभी 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कहीं पर आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं।
चौथा जो टाइप है क्वेश्चन टाइप, इसमें देखेंगे आप तो यहां पर आपको जो है मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे मैच द कॉलम आपके पास दो अलग अलग कॉलम्स में जो है पॉइंट्स दिए रहते हैं, उन्हीं के आधार पे आपको मैच द कॉलम करना होता है। और पांचवा जो टाइप है वो है आपका पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ बेस्ड हालांकि आजकल जो है आप देखोगे तो रिसेंट ईयर्स में जो है आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके नीचे इसी पैराग्राफ पे आधारित आपके 5 सवाल दिए रहते हैं। तो कुल मिला के देखोगे तो इन्हीं 5 डाइवर्सिटी, डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है इन्हीं 5 टाइप्स के आपके एग्जाम्स में आते हैं, जिसमें मेजर पोर्शन नो डाउट आपकी एमसीक्यूज की रहती है। अगर देखोगे तो 40 से 50% क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैच द कॉलम बेस्ड रहता है, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो 10 से 20% आपकी जो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड रहता है। 10 से 20% आप यहां देख सकते हो। मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस जो है 10 से 20% रहता है, तो आपका 5 से 10% जो आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी एक आध पैराग्राफ पूछ दिया जाता है ना। अब ये कहोगे सर हर साल हमें इस 5 डाइवर्सिटी मिलेगी? हाँ, कभी कभी क्या होता है आपके पैराग्राफ बेस्ड ना देके असर्शन रीजनिंग ज्यादा दे देता है, तो कभी पैराग्राफ देकर असर्शन रीजनिंग नहीं देता है। लेकिन आपको जब प्रैक्टिस करना है तो ये 5 टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जब तक आप 5 अलग अलग टाइप की क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करोगे, हर तरह के क्वेश्चंस का एक अपना एक डिफरेंट टेम्परामेंट है सॉल्व करने का, या फिर डिफरेंट ट्रिक्स है अपनी सॉल्व करने की। और अगर आप चारों पांचों टाइप्स के क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए रहोगे, नहीं प्रैक्टिस किए रहोगे, तो एग्जाम्स के दौरान जो है आपके लिए ये समस्या पैदा कर सकते हो। इसलिए जहां से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, जहां से भी आप पढ़ाई करें, लेकिन आपकी क्वेश्चंस में जो इस तरह के पैटर्न होना चाहिए, आपके टेस्ट सीरीज में इस तरह के पैटर्न होना चाहिए, आपके मॉक टेस्ट में इस तरह के पैटर्न होना चाहिए, आपके सैंपल पेपर में इस तरह का पैटर्न होना चाहिए, तब जाके आप जो है कम समय में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मुख्य रूप से ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि देखो एक किसी ने बहुत खूब कहा कि हर व्यक्ति के लिए जो है एक दिन में 24 घंटे का ही समय रहता है। अगर उस 24 घंटे को अगर तुम मॉनिटरी टर्म्स में देखो, क्योंकि सबसे एक स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, एक छोटी सी क्लास थी, उसमें हर बच्चे को कहा गया, एक टीचर ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इस दुनिया में, उस चीज को आप अपने कॉपी में या अपने कॉपी और या अपने पेन में जो है इस चीज को नोट करिए। और पता है सबसे लास्ट में टीचर, सभी ने पैसे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स दिए, लेकिन लास्ट में एक पन्ना आया टीचर के पास जो एकदम फटने की स्थिति में थी वो कॉपी, और उसमें लिखा था समय अर्थात टाइम। तो जी हां बच्चों, समय जो है सबसे ज्यादा बलवान है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और टाइम मैनेजमेंट जिसने बेहतर कर लिया उसने सोचिए बाजी मार लिया। आप समझिए हर किसी के पास यही 24 घंटे का समय है, और इसी 24 घंटे के अंदर जो है कोई आपका सीयूईटी का टॉपर बन जाता है, तो कोई जो है 4 साल तक सीयूईटी क्रैक नहीं कर पाता है। और सारा खेल यही टाइम मैनेजमेंट का, यही आपका जो है 46,400 सेकंड का है। सारा फंडा इस 46,400 सेकंड का, और इसको आप कैसे इफेक्टिवली मैनेज करते हैं इसी पर सारा खेल आधारित है। आपके पास 24 आवर्स है, इसको आप जो है 8 आवर्स रूल फॉलो कर सकते हो। 8 आवर्स रूल मैं स्टूडेंट्स को अक्सर सजेस्ट करता हूं। 8 स्टडीज के लिए आपके पास कम से कम 8 से 10 घंटा मिनिमम स्पेयर टाइम को आप रखिए अलग से, फिर 8 घंटा आप अपने सोने आराम करने के लिए रखिए, बाकी 8 घंटे में आप अपने अदर एक्टिविटीज करो, लेकिन मिनिमम 8 घंटा से ज्यादा पढ़ना है, 8 घंटा से कम नहीं, क्योंकि ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की है, बोर्ड एग्जाम्स की नहीं। यहां पे बोर्ड एग्जाम्स में 60% वाला बच्चा भी पास होता है और आपका 92% वाला बच्चा भी पास होता है, लेकिन अगर सीयूईटी में मेरिट आपकी 91% गई है तो 90% लाग कर भी आप फेलियर कंसीडर किए जाएंगे। इसलिए अभी के पास आपके पास हार्डली जो है यहां पे आप देखोगे 60 डेज का समय है, और 60 डेज में आपके पास जो है एक दिन में आपके पास 46,400 सेकंड है। तो सोचिए आपके पास कितनी ज्यादा टाइम है। लेकिन हाँ, एक चीज सबसे पहले और सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखना, हर दिन जो है आप अपने जैसे टू डू लिस्ट एक बनाना बहुत जरूरी होता है, तब जाके आपका एक स्टडी प्लान जो है बन पाएगा। आपने अपने सिलेबस को समझा, आपने अपनी क्वेश्चन टाइप को समझा, आपने अपनी क्वेश्चन पैटर्न को समझा, एग्जाम पैटर्न को समझा। अब उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को, आपके पास मान लीजिए 60 डेज है, तो इसको आप बाइफर्केट करके जो है आप यहाँ पे 45 डेज अपनी सिलेबस के लिए रख सकते हो, तो आखिरी के 15 डेज जो है अपनी मॉक टेस्ट और रिविजन के लिए रख सकते हैं। अब आपने पूरी सिलेबस को इस 45 डेज में बाइफर्केट करिए, डिवाइड करिए, स्टडी प्लानर बनाइए अपने 45 दिन की, और उस स्टडी प्लानर को आप फॉलो करिए 1 by 1, डे 1 टू आपका जो है डे 25 तक। और उसका 45 डेज में जब आपने अपनी पूरी सिलेबस को पढ़ लिया, फिर आखिरी के 15 दिन अपने मॉक टेस्ट
और अपनी प्रैक्टिस चीजों के लिए दो, और फिर जहां पर कंफ्यूजन है, जिस कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत है, उन चीजों को रिवाइज करिए। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप अपने डेज को, अपने टाइम को अगर बाइफरकेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने पर दिन के जो 86,400 सेकंड है, इसको आप बेहतर यूटिलाइज कर पाओगे। टू डू लिस्ट बनाओ और रात के समय 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए एक जगह पे शांति से बैठ के ये सोचो कि आज का जो आपका 46,400 सेकंड था, उसको आपने किस तरीके से इन्वेस्ट किया या वेस्ट किया। अगर आपने इन्वेस्ट किया, वेल एंड गुड। अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो कहां वेस्ट कर रहे हो, उस चीजों को श्रिंक करो और फिर जो है उसको एक प्रोडक्टिव वे में कन्वर्ट करो। जब तक ये टाइम मैनेजमेंट को अगर आपने अपनी ब्रेन फंक्शन में नहीं बैठाया, तब तक आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कि दिशाहीन मेहनत होगी और एक प्रॉपर रूप से आपको जो है रिजल्ट ओरिएंटेड मेहनत नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट जो है सबसे खास बात है, स्टडी मटेरियल कहां से पढ़े, क्या पढ़े। तो देखो यहां पे आपको स्टडी मटेरियल चूज करने से पहले आपको अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी सिलेबस को पढ़ना है कि क्या सिलेबस है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम मल्टीपल सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे सीवीटी पीजी में 157 सब्जेक्ट्स के एग्जाम हो रहे हैं, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर वालों के लिए ये 12 सब्जेक्ट कोर्स हमने बताया, जिनके लिए आप अलग अलग कोर्सेस वाइज एलिजिबल है। तो आप अपने कोर्स की एलिजिबिलिटी के हिसाब से इन 12 कोर्सेस में से मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हो। तो उसमें से आप ध्यान दीजिए कि कहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और किस कोर्स में बेहतर स्कोप है। उसके आधार पे जो है आप अपने कोर्स का चुनाव करिए, सिलेबस को समझिए और फिर उसी सिलेबस पे आधारित होकर जो है आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करिए और आप उसको पढ़िए, ठीक है। बाकी एमएससी एग्रीकल्चर में जो बच्चे एग्रीकल्चर साइंसेस से देना चाहते हैं, उन सभी के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दिया है, और जल्दी जो है आप लोगों के लिए थ्योरी पे भी जो है सीरीज शुरू होगा, तो वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो जब तक आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, और ये स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए, इसी सब पे आधारित प्रिसाइज होना चाहिए। ये नहीं कि पता चला 5 बुक दे दिए और 5 बुक पढ़ना है बेटा, तो 60 दिन में 5 बुक कोई नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में शॉर्ट एंड स्वीट जो है प्रिसाइज स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए। एक ही किताबें, किसी ने बहुत खास कहा है कि मुझे उस एक चीज से खतरा नहीं है, जो मुझे उस 10,000 चीज से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार किया है, मुझे उस एक चीज से खतरा है जो तुमने 10,000 बार किया है। तो 10,000 अलग अलग मटेरियल्स को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक कोई किताब उठाइए जो आपके सिलेबस पर स्टिक करता हो, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टिक करता, और उसी पर आधारित होकर उस क्वेश्चन को, उस बुक को जो है आप मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़िए, उसी को पढ़िए, रिवाइज करिए और तब तक रगड़िए जब तक आप उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को, उसके सारे सवाल को लगा ना ले। तो ये चीज को आपको समझना है, स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधारित होकर आपकी प्रिसाइज रहनी चाहिए। रिवीजन के लिए आपके लिए यहाँ पे मैं 3 यहां पे मेन इंपॉर्टेंट टिप्स पे फोकस करूंगा। सबसे पहले आप अपने जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो, जो भी बुक पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, उसके आधार पे अपनी समरी नोट्स को बनाइए, अपनी माइंड मैप्स को बनाइए, अपनी फ्लैश कार्ड्स को बनाइए। कई सारे जो चीजें रहती है उसको डायग्रामेटिक वे में अपने समझने के लिए इजी फॉर्म में जो है उसको एक जगह पे रिप्रेजेंट करो। अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितना एज मच एज प्रैक्टिस, लेकिन हाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते समय ये नहीं कि एग्जाम में तो सर आपने बताया 5 टाइप का क्वेश्चंस आएगा, पर चला हम एक ही तरह के खाली असर्शन रीजनिंग सॉल्व करते रह गए या मैच 2 कॉलम। तो हमेशा जब भी जहां भी प्रैक्टिस करो, आपके प्रैक्टिस सेट में इन 5 तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी जाके आपका एक उचित अच्छी प्रैक्टिस होगी और अच्छा एक मॉक टेस्ट आप दे पाओगे। अगर आपके पास पता चला कई सारे मॉक टेस्ट है जगह जगह पे, जहां पे आपकी डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस ही नहीं है और मॉक टेस्ट के नाम पे जो चल रहा है, तो इस तरह के मॉक टेस्ट से बचना है और ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट जो एनटीए के सिलेबस पे आधारित है, एनटीए के पैटर्न पर आधारित है, उसको फॉलो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो भी, जैसे हमने अभी आपको बताया 5 चैप्टर्स हमने बताया जिनसे आपके अधिकतर 60 to 70% क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को, उन कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करें, रिव्यू करिए मल्टीपल टाइम्स, ताकि उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आए आप मिस ना करें। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है कि मॉक टेस्ट एंड सैंपल पेपर, ये सबसे खास इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए कैसा, तो एज पर एनटीए पैटर्न जो है आपको इस चीज को फॉलो करना है। एज पर एनटीए पैटर्न जो है आपको इसको फॉलो करना है। जब तक आप इसको एनटीए पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप इसमें जो है बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो पूछती है, उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी हमने यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव सॉल्यूशन कराया है, आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं कि कितने सारे डाइवर्सिटीज है क्वेश्चंस में। तो आपके जो भी मॉक टेस्ट या जहां भी सैंपल पेपर आप दे रहे हैं, उसमें जो है इन प्रैक्टिस टेस्ट का होना या इस तरह के प्रैक्टिस फॉर्मेट का होना
काफी आवश्यक है। तो उसके अलावा आप जैसे चाहते हैं सीयूईटी पीजी की संपूर्ण तैयारी, तो आप सभी के लिए जो है हम लोग जल्द ही एग्रीकल्चर शिक्षा पर जो है आपके थ्योरी के पोर्शंस को भी लेकर आ रहे हैं। इससे रिलेटेड संपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं और साथ में स्टडी मटेरियल और पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस जो एग्रीकल्चर साइंसेस से रिलेटेड अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको सारे फीचर्स और सारे एक्सेस प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को सब्सक्राइब करें और साथ में कोई भी डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी पीजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज से रिलेटेड, तो उन्हें जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय हिंद।